हितेश हितेश जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये आपने हैंड रेज किया है। सॉरी। नहीं, मुझे लगा कुछ पूछना है, कोई दिक्कत। नहीं सॉरी। तो आप सब लोगों को जो है सुप्रभात। हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया अब। हितेश, यस सर। जरा आप वो सिलेबस दिखाएंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ। आप जरा वो सिलेबस दिखाइए जो लिंक शेयर किया था। यस सर। एक बार नेट का जो सिलेबस है उसे दिखाइए। स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ, 1 मिनट। आप अपना शेयर करिए। हेलो हाँ, सर, हो तेज रही है? तेज दिखाइए। हाँ, हो रही है। जिस पोर्शन को हम लोग पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसको जरा आप दिखाएं। सर ये तो है। थोड़ा सा और बड़ा हेलो। दिख रहा है आप लोग को? हेलो, मुझे दिख रहा है। हेलो। यस सर। तो ये देखिए, जरा रीड करिए, रीड आउट करिए कि कौन किस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। सर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, डिविजिबिलिटी इन जेड, हाँ, कंगुरेंस, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। और यही पढ़ा है। हो गया कंप्लीट? ये कंप्लीट हो गया ये वाला पोर्शन। अब इसकी जस्ट ऊपर वाली लाइन पढ़िए, उसके ऊपर वाली लाइन, इसके ऊपर वाली लाइन। पिजन हॉल आवाज नहीं आ प्रिंसिपल। रही किसकी। हेलो हम्म। सर, आ हाँ, रही है ना मेरी? हितेश पढ़िए जरा। हाँ, आप पढ़िए पढ़िए ठीक से। यस सर। सर परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस, पिजन्स हॉर्न्स प्रिंसिपल, इंक्लूजन हम्म एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, डी हम्म अरेंजमेंट्स। हम्म। तो अब हम लोग इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। स्टार्टिंग है आपका, पहले फर्स्ट क्या है? फर्स्ट लिख क्या लिखा है? परमुटेशंस। फर्स्ट क्या? परमुटेशन। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम एक बार डिस्कस किया जाए हम लोग। और ये कहाँ से आता है? अब बस बस बंद कर लीजिए, तो ताकि सबको पता चल जाए कि अब हम लोग इस ऊपर वाली लाइन को जो है कंप्लीट करना शुरू कर रहे हैं। हितेश, यस सर। एक
स्क्रीन शेयर हुई? यस सर। तो हम लोग डिस्कस करें तो ये देखें, तब हम लोग डिस्कस करें परमुटेशन के बारे में। ये ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट। बताइएगा आप लोग ना। स्क्रीन विजिबल है ना हितेश? हितेश, यस सर, विजिबल है। तो अब हम लोग बात करें परमुटेशन की। परमुटेशन की ना, ये दिख रहा है आप लोगों को परमुटेशन? यस सर। तो परमुटेशन हम लोगों ने कहाँ देखा है? हम लोगों ने देखा है +1 में। +1 में देखा है। यस इसमें सर। अब आप लोग मेरी हेल्प करें और बताएं कि परमुटेशन में आप लोगों ने 2 रूल सुने होंगे। पहला एक रूल सुना होगा मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल पुराना याद यस दिला सर। रहा हूँ, +1 का ना। मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल जरा याद दिलाएं आप लोग मुझे। मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एज वेल एज एडिशन रूल ना। एडिशन रूल, एडिशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल, तो पहले ये याद दिलाइए जरा, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है? कौन बताएगा? डिम्पल है? यस सर। डिम्पल जरा बताइए मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में। ये ये +1 ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड +1, ठीक है? यस सर। ये जो स्टैंडर्ड, नॉट MSc, स्टैंडर्ड +1। बताइए। सर याद नहीं आ रहा है कुछ। नहीं आ रहा है? किसी को याद हो तो खुद ही बताए। साइनी है कि नहीं? साइनी है? यस सर। साइनी आप बताइए। सब मल्टीप्लाई करते हैं, हमें इवेंट्स दिए होते हैं कि वो कितनी बार डिफरेंट वेज में अकर हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लाई ही किया जाएगा, नहीं? ये तो यस। ऑब्वियस ही है। तो ये तो बड़े बड़े फंडामेंटल रूल है ये। तो मैं इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार आपको याद दिलाऊं कि एक्चुअली ये जो दो फंडामेंटल रूल है, ये ये जो है आपको हमेशा यूज होते हैं, चाहे आप थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करें या आप अलजेब्रा की बात करें। तो दोनों जगह ये बड़े फंडामेंटल रूल हैं जो यूज होते हैं। तो बताइए मल्टीप्लिकेशन रूल किसी को याद हो तो बताए, कोई भी। मैं देख नहीं सकता कौन कौन जुड़ा हुआ है, इसलिए बताइए। कोई बताएगा? हेलो। हाँ हितेश।
सर इसमें ऐसा होता है ना कि अगर कोई एक इवेंट है वो m वेज में हो रही है और दूसरी जो है n वेज में हो रही है, फिर हम बोलते हैं कि n वेज आफ्टर द फर्स्ट इवेंट हैज occurred, देन द टू इवेंट्स कैन occur in m क्रॉस n वेज। जो दो इवेंट्स होंगी वो m क्रॉस n वेज में होंगी, वो नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। नंबर ऑफ वेज की। मैं समझ गया आपकी बात। आपका कहना ये है कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल दो टास्क हैं ना, इवेंट यस ना सर। कहिए, इवेंट ना कहिए, इसे टास्क कहिए। T1 और T2, T1 और T2 दो टास्क हैं। T1 यस को आप m वेज से परफॉर्म करते हैं, m वेज से परफॉर्म करते हैं, और T2 जो टास्क है उसको हम n वेज से परफॉर्म n करते हैं। वेज में। ठीक है, n वेज से परफॉर्म करते हैं। तो अगर कहा जाए कि T1 एंड T2, T1 एंड T2, n t2। T2 दोनों को कितने वे से परफॉर्म करेंगे, तो T1 तो आप कहेंगे उसे mn वेज, यस सर। mn वेज, यही ना। यस सर। T1 T2 को आप mn वे से परफॉर्म करेंगे। तो what is here is important, what is here important, this is the and, this is the and sign। ठीक है, this and, this and this and actually, this and sign is especially multiplication। ठीक है, यस सर। फिर से सुनिए कि कि एक फंडामेंटल रूल है जिसे मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं, कि अगर किसी टास्क को, T1 टास्क को हम m वे से परफॉर्म करें, T2 टास्क को n वे से परफॉर्म करें, तो कहा जाए कि T1 एंड T2 टास्क, या कहीं दोनों टास्क को हम कितने वेज से परफॉर्म कर सकते हैं। तो देन द आंसर इज mn वेज, एंड दिस इज कॉल्ड एडिशन रूल। ठीक है, तो जो आपको थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में भी मिलेगा, जो आपको थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी मिलेगा, और भी ये कहीं मिलेगा। आप जब बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, स्विचिंग सर्किट, तो वहां भी मिलेगा ये एंड। बूलियन अलजेब्रा पढ़ा है किसी ने? बूलियन अलजेब्रा, सर जिसमें एंड गेट और नॉट गेट होते हैं वो हाँ सर। हाँ हाँ, यस 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 यस, लॉजिक गेट्स। यस सर, वो 12th में भी था और सर C प्लस में भी होता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये एंड गेट, तो एंड को मल्टीप्लिकेशन ये इस तरह से यूज किया जाता है, सेट थ्योरी के फॉर्म में भी इसे यूज किया जाता है। एंड के लिए क्या वो यूज करते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी सेट थ्योरी में? एंड के लिए सर क्या सर यूज? डिफरेंस। इंटरसेक्शन। यस यस, गुड, इंटरसेक्शन। और आर के लिए क्या यूज करते हैं? सर आर, यूनियन। आर के लिए यूनियन यूज करते हैं। तो तो इसी तरह से सेम कि जो एडिशन रूल है, एडिशन रूल वो ये है कि अगर आप किसी टास्क को जो है T1 टास्क को, T1 टास्क को अगर आप m वेज से परफॉर्म करते हैं और m वेज से परफॉर्म करते हैं, और T2 टास्क को n वेज से परफॉर्म करते हैं, तो ये कहा जाए कि दोनों में से कोई एक, आइदर T1 और T2, ठीक है, कैन बी परफॉर्म्ड बाई m प्लस n ways, can be performed by m plus n ways। So here actually important is what? R, R word addition।
मेरी बात समझ आ रही है? तो दो फंडामेंटल रूल हैं, एक मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरा एडिशन रूल। तो अगर हम ये कहें कि T1 टास्क को आप m वे से परफॉर्म कर सकते हैं और T2 टास्क को n वे से, then T1 and T2 tasks can be performed by mn ways. This is multiplication rule, and either T1 or T2 events, दोनों में से कोई एक, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड can be performed by mn ways, m plus n ways. ये याद रहेगा आप लोग को, ध्यान है? पीयूष है कि नहीं? यस पीयूष, सर। ये Yes. ध्यान रहेगा ये? यस सर। चलिए अब हम लोग आगे बात करें, इसको क्लियर करें। तो जैसे ये कहा जाए कि if there are 10 type of bats, if there are 10 types of bats and seven types of balls, 7 type of balls. In how many ways a player can choose one bat and one ball तो ये क्वेश्चन है। There are 10 types of bats and 7 types of balls. In how many ways a player can choose one bat and one ball? तो देखिए एक्चुअली होगा क्या, तो आंसर विल बी 10 बाय मल्टीप्लिकेशन रूल, 10 into 7 is equal to 70 होगा। चेक करें कैसे, कि आपके पास बैट्स कितने हैं, आपके पास बैट्स हैं 10, B1 B2 डैश डैश B10, 10 बैट्स हैं, और बैट्स के करेस्पॉन्डिंग बॉल्स कितने हैं, एंड 7 टाइप्स ऑफ बॉल्स, 7 टाइप ऑफ बॉल्स डैश डैश बॉल्स को मैं स्मॉल में लिखता हूँ ना, B1 B2 डैश डैश B7, ठीक है ना। इसी तरह से आप अगर इसको देखें ध्यान से, तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ बैट्स एंड 7 टाइप्स ऑफ बॉल्स। ये 10 टाइप्स ऑफ बैट्स, टोटल 10 टाइप ऑफ बैट्स हैं और 7 टाइप्स ऑफ बॉल्स हैं। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज अ प्लेयर कैन चूज वन बैट एंड वन बॉल, कितने वेज से। जैसे अगर हम पहले बैट ले लें, एक समझिएगा ध्यान से, पहला बैट लें तो जिस प्लेयर ने फर्स्ट बैट चूज किया, उसको बॉल चूज करने को कौन कौन से बॉल चूज कर सकता है, वो B1 बॉल चूज कर सकता है, वो B2 बॉल चूज कर सकता है, B7 बॉल चूज कर सकता है। एग्री है इस बात से? इट इज यस सर।
जो फर्स्ट Yes. जो जिसने बैट चूज किया उसके पास ऑप्शन है कि वो B1 B2 B7 कोई भी बॉल चूज कर सकता है, यानी वन ठीक है। तो पहले वाले जिसने पहला बैट चूज किया उसके पास जो है 7 है चांसेस, लेकिन B2 के लिए क्या होगा, सेम B2 जिसने सेकंड बैट चूज किया उसके पास भी B1 B2 B7 ही होगा, उसके पास भी B1 B2 B7 बॉल्स होंगे जिसे वो चूज कर सकता है। और इवन आप 10th बैट जिसने चूज किया उसके पास भी उसके पास भी 7 चॉइसेस ही होंगी बॉल चूज करने के लिए, B2 B3 B7, एग्री। तो सबके पास, इसके पास भी 7 चॉइस, B2 के पास B2 के करस्पॉन्डिंग भी 7 चॉइस, B10 के करस्पॉन्डिंग भी 7 चॉइस, तो टोटल चॉइसेस कितनी हुई, 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 हुई ना। समझ आया मेरी बात? पीयूष यस सर। समझ आया? यस सर। तो ये अगर ये कहा जाता, इसी चीज को ये कहा जाता कि 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 बैट और बॉल, अगर इसे कहा जाता प्लेयर कैन चूज वन बैट एंड हटा दीजिए और वन बॉल, तब क्या होता, या तो एक बैट चूज कर ले या एक बॉल चूज कर ले, तो क्या होता। तो यहाँ पे आपके पास एडिशन रूल लगता, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, अरे क्या होगा, ओहो ये तो क्लियर करता हूँ। तो ये आता आपका 10 प्लस 7 वेज। अगर इसने कहा कि 1 बैट्स एंड 1 बॉल था, तो ये था आपका 10 इंटू 7 वेज, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश किया कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आप कहाँ यूज करेंगे। हितेश, हितेश यस सर। कनु जुड़ी है कि नहीं, कनु ज्वाइंट है? Yes, sir. यस सर, जुड़ी। कनु, Yes, sir. तो मैंने अभी डिस्कस किया एक मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल, Yes, sir. तो ये किस स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं? Sir, 11th. यस, गुड। तो अब आप लोग की जिम्मेदारी एक बढ़ती है, काम ये बढ़ता है कि आप लोग +1 वाली किताब जो है ढूंढे और उसे पढ़े, ठीक है। चाहे किसी अपने छोटे भाई बहन से मांगे कहीं से इधर उधर, अपनी हो तो कोई बात नहीं, मिल जाए तो उसको पढ़ना है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि Yes, sir. जिस समय ये कंप्लीट हो तो उसमें आप +1 की जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो उसमें आप एकदम एक्सपर्ट होने चाहिए। तो अब हम लोग बात करें परमुटेशन की ना, कि परमुटेशन क्या होता है। तो परमुटेशन सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ परमुटेशन
जरा बताइए क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली परम्यूटेशन? देख के नहीं बताना है आपको, बस अपने जो याद हो या जो चीज पता हो पहले से उसको बताना है। Sir, number of ways number of ways in which a particular task can be held. एक्चुअली परम्यूटेशन मीन्स, परम्यूटेशन ये आप अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे। परम्यूटेशन ग्रुप मिलेगा आपको, है ना, परम्यूटेशन ग्रुप। तो परम्यूटेशन इज एक्चुअली अरेंजमेंट, लिटरली अरेंजमेंट। परम्यूटेशन इज व्हाट इज अरेंजमेंट, Arrangement of अरेंजमेंट, objects. हाँ अरेंजमेंट, दिस इज एक्चुअली Yes. अरेंजमेंट, जिसे आपने बोला ना नंबर ऑफ वेज। Yes, sir. Now number of ways, how number of ways objects can be arranged, objects can be arranged। Arrange. तो परम्यूटेशन को आप ऐसे अरेंजमेंट समझे तो ज्यादा अच्छा है ना, इसको ये अरेंजमेंट समझे, अरेंजमेंट। तो इसको हम लोग अगर फॉर्मल डिफिनीशन की बात करें, फॉर्मल डिफिनीशन, तो ये कहा जाएगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ permuting or arranging and distinct object along R places। मैं लिखता हूं इसे, number of ways of permuting or arranging and distinct objects along R places, where R is less or equal to N, is known as number of permutation of an object along R places, and it is denoted by NPR। NPR is actually what? Where NPR means factorial N divided by factorial N minus R। तो ये परम्यूटेशन का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है साइनी? सर अरेंजमेंट। और जो फॉर्मल डिफिनीशन हुई वो ये हुई कि नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटिंग और अरेंजिंग एंड डिस्टिंक्ट objects along or places is known as number of permutation of an objects along R places, and it is denoted by NPR। तो R क्या चीज है यहाँ पे? R क्या है? R जो है प्लेसेस हैं,
और n क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप अरेंज कर रहे हैं इन प्लेसेस पे। ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज कर रहे हैं इन प्लेसेस पे, ठीक है ना? इसमें बताइए, आरपीएल लिख सकते थे क्या? आरपीएल लिख सकते थे क्या? नो सर। चलिए ठीक है, तो यह मतलब ये मेरा क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये है कि ये जो फार्मूला है वो रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है ना। यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो फार्मूला है ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए है, दिख रहा है आपको? रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, जो ऑब्जेक्ट रिपीट होते हैं उनके लिए नहीं है। याद आया कुछ आप लोग को? ये केवल +1 है, +1 के अकॉर्डिंग है। अब मुझे बताइए कि को हम मुझे बताइए कि हाउ मेनी, एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, एग्जाम्पल, हाउ मेनी फाइव, ना लिखूं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट numbers can be formed from digits 1 2 3 4 5, ठीक है? 6 भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स दिस। बोलिए आंसर कैसे होगा? How many 4 digit number can be formed from digits 1 2 3 4 5 6? तो देखिए ध्यान से, किसी को, ये आपके पास 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3, 5 डिजिट्स कह रहा हूँ बार बार, 3, ये 4 डिजिट्स हैं आपके पास ना। तो फर्स्ट प्लेस को, यानी ये जो प्लेस है इसको फिल करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी चॉइसेस हैं अवेलेबल? बोलिए। 6. यस 6। अब आपने, इसके पास 6 चॉइसेस हैं, इसके पास कितनी चॉइसेस हैं? 6. नहीं, 5. कम हो सर गया, 5. क्योंकि क्या एक्चुअली आपने एक तो इसे दे दिया ना 6, मतलब एक यूज हो गया आपका यहाँ, तो यहाँ पे क्या चांसेस हुए आपके पास? अब बचे 5, तो 5 चॉइसेस। अगले वाले के पास क्या चॉइसेस बचा? बोलिए। 4. 4. 4। इसके पास क्या चॉइस बचा? 3। यस. भूल गए हैं आप लोग लग रहा मुझसे, नहीं? 6 5 4 3 मल्टीप्लाई करिए जरा, तो 6 × 5 × 4 × 3,
360. 65 ठीक से बोलिए। 6543 कितना होगा? 360. सर 360, यस सर। 6543 ये हो गया आंसर। ये आंसर हो गया 360। तो कितने डिजिट्स फॉर्म होंगे? 364 डिजिट नंबर्स फॉर्म होंगे। डन। तो ये तो मैंने आपको इससे बताया। और अगर आप ऐसे लिखना चाहते तो हियर n इज व्हाट एक्चुअली? n इज व्हाट? n 6 क्या है? 6 हाँ, n इज 6 एंड r इज व्हाट? 4 4। क्योंकि ये प्लेसेस हैं, ये 4 प्लेसेस हैं जो आपको इन ऑब्जेक्ट से फिल करनी है। ठीक है, तो NPR यानी 6P4 इज इक्वल टू व्हाट? यही आएगा शायद, मुझे लगता है। क्यों? फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। तो ये है कितना आएगा? 360 आएगा। 360 ही आएगा, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा ऊपर। तो ये समझ आया क्या है? बोल नहीं रहे आप लोग? Yes, sir. यस समझ सर। आया। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड्स? मैं आगे लिखता हूँ। एक मिनट। क्लियर फ्रेम। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स? how many different words can be made from the letters of the word of the words letters of the words MATHS। बड़ा फेवरेट होता है ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए। मैथ्स ना बड़ा फेवरेट होता है इसको लिखना। मैथ्स बोलिए, आंसर बताइए। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स? कौन बताएगा? सर 120। कात्यायनी बोल रही है। यस सर। एक्सप्लेन करिए कैसे बच्चा। सर 5 फैक्टोरियल। सर 5 फैक्टोरियल। तो कैसे 5 फैक्टोरियल लिखा? सर जैसे आपने पिछले क्वेश्चन का करवाया था कि उसमें 4 प्लेसेस थे, इसमें 5 प्लेसेस है फिल करने के लिए, बट साथ में इसमें 5 ही डिजिट्स भी हैं, मतलब 5 अल्फ़ाबेट्स हैं जो फिल होंगे। तो उसमें फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक, मतलब 5P5 कह रही हैं आप ना? यस सर। फैक्टोरियल 5। सब लोग एग्री हैं इस बात से? बोल रहे हैं नहीं आप लोग? यस सर। एग्री हैं? तो ये तो Yes, sir. बात हुई जहां पे ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होता है। एक ऑब्जेक्ट जो है दोबारा रिपीट नहीं होता, मतलब NPR, रिपीटेशन यहाँ अलाउड नहीं है ऑब्जेक्ट का। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, ऑब्जेक्ट रिपीट भी हो सकता है। जैसे हम लोग बात करें, इसको मैं क्लियर करता हूँ। अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशंस
number of different permutation, number of different permutations of n distinct object distinct है ये distinct objects and distinct objects if repetition of object repetition of object repetition of objects are allowed is equal to n raised to the power r. ठीक है, तो देखिएगा ये हमारे पास प्लेसेस कितने हैं। देखिए हमारे पास जो प्लेसेस हैं वो r है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो प्लेसेस है इनको ऑक्यूपाई करना है, तो ये टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस हैं r प्लेसेस। और तो होगा क्या, अभी जो कर रहे थे आप लोग, तो फर्स्ट के पास n चॉइसेस हैं फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए। फर्स्ट प्लेस को आप n वे से फिल कर सकते हैं। तो दूसरे वाले में क्या है कि डिजिट कम नहीं हो रही है, मतलब फिर से रिपीटेशन अलाउ है, तो फिर से आपके पास ना फिर से n डिजिट अवेलेबल हो जा रही है। तो पहले में क्या था, इसके पहले वाले जो हम जहाँ रिपीटेशन अलाउ नहीं था वहाँ ये था कि आपने n डिजिट पहले प्लेस के लिए चॉइस, मतलब n पहले प्लेस को आप n वे से परफॉर्म कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं, तो दूसरे वाले में कम हो जा रहा था। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्या है कि दूसरा वाला प्लेस के लिए भी n, सेकंड थर्ड प्लेस के लिए भी n एंड सो ऑन, सबके पास चॉइसेस क्या है n। तो इसको कहते हैं रिपीटेशन अलाउ होना। मतलब आप ये समझिए, इसे इस तरीके समझिए लेमैन की तरीके से कि वो बार बार जो है, जैसे कि आप कोई डिजिट कम नहीं हो रही है, वो हमेशा n अवेलेबल हो जा रही है। आपके पास मान लीजिए कि 5 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो आपने जब एक यूज किया तो वो 4 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है कि रिपीटेशन अलाउ होने का मतलब ये है कि 5 यहाँ फिर अवेलेबल हो गया। एक डिजिट आपने यूज किया तो फिर यहाँ से फिर आपके पास एक अवेलेबल हो गया, फिर 5 हो गए। तो चॉइसेस हर बार n ही रहती हैं, इसमें कम नहीं होती, इसको कहते हैं रिपीटेशन। तो देखिएगा ध्यान से तो n कितनी बार हुआ, n कितनी बार आया, n कितनी बार आया, n इंटू n इंटू n इंटू कितनी बार आया, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। तो ये हुआ टोटल कितना, n टू द पावर r। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये है रिपीटेशन अलाउ होने के केस में परमुटेशन। नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इफ रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। मेरी बात सुनाई। अब ये रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलाउड क्या मतलब हुआ, हितेश बोलिए। यस सर। ये तो आप लोग को तुरंत बोलना चाहिए। ये बताइए आप लोगों ने 11 में पढ़ा भी है कि नहीं? यस सर, यस सर। पढ़ा था, बोल ही नहीं रहे, फिर देखिए चुप हो गए। यस सर, बोला था। ये सर पढ़ा था।
चलिए मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन ये कि आप लोग बताइए हाउ मेनी 5 डिजिट्स कर देता हूँ इस बार 5 डिजिट्स 5 नहीं करूँ पूरी रहने दूँ हाउ मेनी 4 डिजिट्स numbers can be formed from digits 1 2 3 4 5 ठीक है when a repetition allowed repetition of digit allowed are allowed ठीक ध्यान रखना है आपको चलिए बताइए हाउ मेनी 4 डिजिट्स numbers can be formed from digits 1 2 3 4 5 जहां पे रिपीटेशन अलाउ है कौन बताएगा सर कौन बोला 625 सर काटते हैं नहीं पता नहीं 625 आ रहा है यस सर कि आपने क्या किया आपने क्या किया बताइए जरा सर 5 की पावर 4 n है आपका 5 यस ठीक सर है और r है आपका 4 तो r प्लेस होता है ना यस सर तो आपने n टू द पावर r या 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 625 बता दिए ना यस सर तो और इसको और क्लियर करके समझे तो यहाँ 4 टू द पावर 5 क्यों नहीं किया सर दूसरा मेथड जो ऐसे आपने बताया था वो प्लेसेस के उसमें करके भी 5 मल्टीप्लाई बाय फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं मैं समझ गया नहीं मैं कह रहा हूँ कि यस सर जैसे 5 टू द पावर 4 हुआ ना तो 4 टू द यस पावर सर 5 एक्चुअली बड़ा कंफ्यूजन होता है ये ना मैंने देखा जब +1 के जो बच्चे होते हैं तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है पता है मुझे तो कंफ्यूजन रहता था कि ये 5 टू द पावर 4 लिखना है कि 4 टू द पावर 5 लिखना है पता मुझे कैसे पता चला कि n क्या है r क्या है यस सर लेकिन अगर उस मेथड से देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा किससे जब प्लेसेस फिल करना स्टार्ट करेंगे जैसे 4 प्लेसेस बना करके उनको फिल करना स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ वेज से तो हमारे चलिए पास 4 ठीक प्लेसेस है तो फर्स्ट को फिल किया तो 5 वेज मैं सेकंड समझ को गया किया फिर 5 मैं समझ गया कि आप यस सर कि सब लोग एग्री होंगे क्या तैनी की बात से कि प्लेसेस के अकॉर्डिंग करेंगे तो शायद कंफ्यूजन ना हो ठीक ना यस सर ना यही बोल रही है ना शायद कंफ्यूजन ना हो यस सर चलिए कोई नहीं देखा जाएगा क्या भी क्या स्थिति है तो हम लोग अब डिस्कस करें कि एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इन हाउ मेनी वेज टाइम देखते रहिएगा जरा आप लोग इन हाउ मेनी वेज क्योंकि आप लोगों को क्लास भी होगी ना हाउ मेनी वेज 4 मेरी क्लास कितने बजे फर्स्ट MSc 1 वाले बताए मेरी क्लास कितने बजे 8:30 है बजे 8:30 सर ओ अभी अभी 8:30 बजे है अच्छा और ये ऑनलाइन है क्या ऑफलाइन है
मैं भूल जाता हूँ, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? ऑनलाइन होगी सर आज। ऑनलाइन है सर। आज ऑनलाइन होगी 8:30 बजे, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर वाले बताएं, MSc थर्ड, कि आज मेरी क्लास कितने बजे है? कात्यायनी, यस सर। मेरी क्लास कितने बजे है? सर मैं चेक करके बताती हूँ। ठीक है, तब तक मैं लिखता हूँ। इन हाउ मेनी वेज 4 लेटर्स कैन बी ड्रॉप्ड? सर हाँ सर 3:30। ठीक है, डन। कैन बी ड्रॉप्ड। आप लोग को मेरी 2 घंटे क्लास होगी ना? यस सर। आप लोग अच्छा दोनों, एक ये भी 2 घंटे की, वो भी 2 घंटे की। इसमें मैथमेटिकल मेथड्स है और उसमें आप लोगों में टोपोलॉजी, ठीक है। चलिए ये भी डिस्कस कर ले। इन हाउ मेनी वेज 4 लेटर्स कैन बी ड्रॉप्ड इनटू 3 boxes इन ए पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस तो देखा ही होगा आप लोगों ने ना। In how many ways 4 letters can be dropped into 3 boxes in a post office? अब बताइए। 4 letters can be dropped into 3 boxes. 24। कितना? 24। एक मिनट, कौन साइन इन बोला? यस सर। 24 लिख लिया। और कोई बताए? 24 सर। 24 लिख लिया। आपने भी बोला, चलिए ठीक है, याद रहेगा। और बताइए। और सर 24 ही आएगा। 24 ही आएगा। कात्यायनी बताएं। सर मेरा भी 24 ही आया। कैसे आया, जरा मुझे ये भी बताइए आप लोग। सर 4 फैक्टोरियल या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। हो गए कंफ्यूज आप लोग ना? सर मतलब 4p3 उससे नहीं होगा? नो कह रहे सर, हो गए कंफ्यूज आप लोग ना, हो गए कंफ्यूज। पीयूष सर पहले 64 तो नहीं बॉक्स में भी आएगा? चारों रख सकते हैं। है? सर 64। वो ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, नहीं ये क्या नहीं मतलब सर, है? मैं ऐसे अच्छा कुछ भी 24 बोल दिया है, कुछ भी बोल दे, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। सर 3 हमारे पास सर प्लेसेस है ना यस यस, इसमें। 3 प्लेसेस है, ध्यान से देखिए एक बार। 3 प्लेसेस है, 3 बॉक्सेस अवेलेबल है। और पहले और सर हाँ 3 फर्स्ट बॉक्सेस वाले के अवेलेबल है। पास हाँ 3 बॉक्सेस अवेलेबल है, ठीक है। अब सर फर्स्ट बॉक्सेस में 4 चॉइसेस है। हाँ चारों डाल दिया आपने, है यही? यस 4 डाल दिया। अच्छा, और ये यहाँ 4 डाल दिया या यहाँ 4 डाल दिया? तब जब यहाँ 4 डाल दिए तो ये बचा ही नहीं ना यहाँ तो। सर एक एक लेटर बोला है ना, कैन हाँ। बी ड्रॉप्ड 1 लेटर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 4 4 4 आप ये बताना चाह रहे हैं, ठीक ना? जो 4 4 4 बता रहे हैं कि अगर सोचिए जरा, आपने 4 यहाँ डाल दिया, ठीक है, तो अगले यहाँ 4 डालने का क्या मतलब है फिर? आर दिस एंड है ये। मतलब जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, एंड होता है, एंड मल्टीप्लाई करते वक्त एंड होता है। तो इस बॉक्स में आपने चारों डाल दिया, आपका लेटर खत्म हो गया।
अगली बार इसमें डाल देंगे, ये खत्म हो गया, इसमें 4 डाल देंगे, खत्म हो गया, अभी 12 हो सर गया, 12 अभी 12 चॉइसेस हुए, 12 वेज हुए। अगली बार मतलब से समझिए कि एक एक बॉक्स में आपने चारों डाल दिया, दूसरे में डाल दिया, तीसरे में डाल दिया, आइदर 1 2 3 किसी में डाला तो आपके टोटल जो चॉइसेस हुए वो या वेज हुए वो 12 हुए अभी। फिर उसके बाद आपके दिमाग में आएगा नहीं जी, एक इसमें डालते हैं, एक इसमें डालते हैं, एक इसमें डालते हैं, 2 इसमें डाल देते हैं, 1 1 2, तो फिर इसके लिए अलग चॉइस होगी, अलग वेज होगा। किसी में लास्ट वाले में 2 डालेंगे, नहीं चलिए इसमें 2 डालेंगे, इसमें 2 डालेंगे। तो ये जब सब इकट्ठा करेंगे ना टोटल, तब क्या होगा? बैक आइए। तो यही मैं कह रहा था कात्यायनी से, तो कात्यायनी मान ही नहीं रही थी, कह रही नहीं कोई क्लियर नहीं, सब समझ में आ गया। कात्यायनी, यस सर। ऐसा नहीं है कि मुझे कंफ्यूजन होता था। यस सर। आप लोगों को भी कंफ्यूजन है। किसको प्लेस मानना है? प्लेस कौन है? आपके पास लेटर कौन कौन है? आप ये देखिए, आपके पास लेटर नंबर 1, लेटर 1, ठीक है। लेटर 1 कितने बॉक्सेस में जा सकता है? 3 में, ठीक। लेटर 2 कितने बॉक्सेस में जा सकता है? बोलिए। कहते हैं नहीं, लेटर 2 कितने यस बॉक्स, सर। लेटर 2 के कितने सर बॉक्सेस? 3। तो उसके पास कितने वेज हुए? 3। लेटर यस 3, सर। लेटर 3, सर लेटर इसके नंबर पास में 3। 3, लेटर 4, इसके पास। सर 3। आप बताइए, हैं? हुई ना कंफ्यूजन? यस सर। है? ये आपको डिसाइड करना है अपने विवेक से कि कौन सा है, ठीक है। हम इसको ध्यान रखना है आपको, एन क्या है, आर क्या है, इस पे एकदम एकदम आपको एक्सपर्ट बनना है। और ये जो +1 वाली बुक होगी, एनसीईआरटी की होगी या कोई आर डी शर्मा की होगी या कोई और होगी, तो उसे आप लोग, चाहे स्कूल टेक्स्ट बुक होगी कोई भी, तो उसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इसके बारे में, अभी यही कंटिन्यू करेंगे ना, अभी इसी को कंटिन्यू करना है। तो मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया, क्या क्या बताया नहीं, एक्चुअली ये तो बस आपके +1 को रिवाइज करने की कोशिश में कर रहा था कि एक तो मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने डिस्कस किया। फिर उसके बाद था परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में जहां पे ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा था वो NPR है, जिसमें ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा था वह n⁻⁴ है। और इसमें जो कंफ्यूजन्स है उसको आपको हैंडल करना है, कैसे है उसको दूर करना है, एक्चुअली उसके पढ़ के आपको दूर करना है। अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जरा सोच के बताइए, क्यों इंपॉर्टेंट है? मतलब किसी भी एग्जामिनेशन, मतलब आई थिंक +2 कहिए या मतलब आपके हायर एजुकेशन में भी इम्पोर्टेंट है, मतलब फिलहाल नेट के सिलेबस में अगर है, अगर इसको, तो क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्यों इस सिलेबस में रखा गया होगा? या जिसने रखा होगा तो ये नहीं सोचा होगा कि अरे ये तो +2 का है, क्यों रख रहा हूँ? कोई बोलेगा +1 या +2 का क्यों रखा गया होगा सिलेबस में? कोई बताएगा? कहते हैं नहीं। यस सर।
मेरा मेरा क्वेश्चन समझ आया क्या मैं कह रहा हूँ? यस सर। कि नेट के सिलेबस में अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जिक्र है, और जो कि ऑलरेडी हम +1 में करके आए हैं, तो यहाँ रखने का क्या पर्पज रहा होगा? तो कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा ना इसका। यस सर। क्या इम्पोर्टेंस होगा जरा बताइए। और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन दर्द कहाँ कहाँ देता है ये बताइए। आप लोगों को +2 में कहीं दर्द दिया? यस कहीं सर। कहीं से डिस्टरबेंस हुई? कहाँ कहाँ परेशान करता है ये बताइए। अगर मान लीजिए सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन ना पढ़िए तो क्या प्रॉब्लम होगी? ऐसे सोचिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़िएगा तो क्या समस्या होगी आपको? सर एक्सपेंशंस जो होती हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशंस, उसमें भी यूज होता है। मतलब ये जो इस कैलकुलेशन से इसकी यूज होती है एनसीआर, ठीक ना? यस सर। यस सर। परमुटेशन तो वहां नहीं यूज होता है। और उसके बाद चलिए, तो वो तो एनसीआर की केवल डिफिनीशन जान लेंगे तो काम चल जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन में। यस सर। मतलब ज्यादा ये तो बस एक एनसीआर ही यूज होता है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन में। यस तो सर। केवल हमें एनसीआर कोई बता देगा एनसीआर क्या है चीज है तो हमें काम बन जाएगा। और दर्द कहाँ होता है? मेन दर्द, पेन। पेन कहाँ होता है इसको ना पढ़े अगर तो बताइए। सर परमुटेशन ग्रुप। नहीं, आप अलजेब्रा में पहुंच गई आप। नहीं, अभी +2 में ही रहिए, +1 +2 में ही रहिए, आप उधर मत जाइए आप। सर अभी वही रहिए। हाँ। सर हम्म। बताइए बच्चा। सर +1 में तो सब तब दिक्कत होती थी जब हम क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं पता लगता था कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन का है। नहीं, मैं साइनी बोल रही हैं? समान से। मानसी। यस। मानसी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन ना पढ़े आप, ठीक है, तो जैसे कात्यायनी ने कहा कि कॉम्बिनेशन जो है यूज होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट के, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं जो कोफिशिएंट लिखने में, तो हम वहाँ एनसीआर यूज कर लेंगे, एनसीआर का फॉर्मूला लिख लेंगे, यूज हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होगा हमें लगता है बाइनोमियल एक्सपेंशन करने में। उसके बाद अगर हम इसे ना पढ़ें तो मेन किस पोर्शन में हमें दिक्कत होती है? मतलब जो +2 स्टैंडर्ड तक की जो मैथमेटिक्स है उसमें कहाँ दिक्कत होती है मुझे? सर प्रोबेबिलिटी में। यस। यस, अगर आपके पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं ठीक से पता होगा तो तो प्रोबेबिलिटी आप प्रोबेबिलिटी फेल हो जाएंगे। पता है यस आपको? सर। यस सर। पता है कि नहीं? और सबसे बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है? प्रोबेबिलिटी में। कहते हैं मुझे प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आ रहा है। ये फेवरेबल परमुटेशन नंबर क्लियर ऑफ नहीं इवेंट होता। नहीं कहते, नहीं कहते हैं कि अच्छा ये फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स ये कैसे लिख दिया, ये कहाँ से आ यस गया, सर। एग्जॉस्टिव केसेस ये कैसे हो गए। हम्म? तो अगर ये इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है आपको +2 स्टैंडर्ड तक की बात बता रहा हूँ, तो वो आपको नहीं समझ में आएगी क्लियरली, क्योंकि आप केसेस आप फेवरेबल इवेंट्स ही नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो मेन है इसका जो यूज है वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में है। और थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी या उसपे इसको कहिए, आप इसको स्टैटिस्टिक्स में ले जाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाइए पर्टिकुलर करके, तो स्टैटिस्टिक्स में इसका यूज है। और फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स जो है आपका नेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्री हैं आप लोग से? यस सर। तो अगर ये नहीं पता होगा तो ये जो है आपको बहुत सारे कई जगह दिक्कत करेगा ये, इसीलिए ये दिक्कत पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। तो आप लोग +1 वाली जो है वो उसे पढ़िए, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग लास्ट तक देखिए क्या इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि आप लोग अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ पढ़े हुए, मैंने तो बहुत पहले पढ़ा हुआ है, बरसों पहले। तो आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो इसलिए आप ही लोग को बताना है ये चीजें।
ठीक है हितेश, यस इसको डिस्कशन करते हैं। चलिए ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। सर क्लास कब होगी सर हमारी फर्स्ट? एक मिनट बच्चे, एक मिनट।